देखो यार, स्किबिडी टॉयलेट्स वर्सेस कैमरा रेस, स्पीकर रेस, टीवी रेस, क्लॉक रेस और ड्रिल रेस जैसी वीडियोस तो आपने बहुत सारी देखी होंगी, जहां स्किबिडी टॉयलेट्स हमेशा विलेंस ही रहते हैं। लेकिन एक यूट्यूब चैनल मॉन्स्टर अप ने कुछ नया सोचा है। एक ज़ॉम्बी वायरस हर जगह फैल चुका है और अब हर कोई खतरे में है, चाहे वो स्किबिडी टॉयलेट्स हो या हमारे हीरोज की टीम। ये वायरस हर किसी का दुश्मन है और इस वायरस से लड़ने के लिए अलायंस और स्किबिडी टॉयलेट्स को साथ काम करना पड़ता है। कहानी शुरू होती है एपिसोड 1 से, जहां टॉयलेट्स और अलायंस दोनों ही किसी से डर के भाग रहे हैं और थोड़ी ही देर में हमें पता चल जाता है कि वो किस चीज से डर रहे थे। एक ज़ॉम्बी टॉयलेट एक कैमरामैन को खा रहा होता है और जैसे ही ये ज़ॉम्बी टॉयलेट दूसरे शिकार की तरफ जाता है, वैसे ही ये कैमरामैन बहुत ही क्रीपी वे में खड़ा होता है और पीओवी कैमरामैन की तरफ देखकर अपना इन्फेक्टेड चेहरा दिखाता है। अब ये ज़ॉम्बी बन चुका है और पहले से ज्यादा फुर्तीला है। ये पीओवी कैमरामैन के ऊपर छलांग लगाता है लेकिन मिस हो जाता है, जिसके बाद पीओवी कैमरामैन पूरे खून खराबे से भागते हुए बचने की कोशिश करता है। हर जगह ज़ॉम्बी फैल चुके हैं और तभी एक एयरक्राफ्ट पीओवी कैमरामैन को लेने आता है, जिस मौके को ये जाने नहीं देता। एयरक्राफ्ट में चढ़ते ही हमें दिखता है एक टैबलेट, जिसकी स्क्रीन पर एक न्यू वायरस की वार्निंग है, वायरस 19, जो कि एक ज़ॉम्बी वायरस है। अगले एपिसोड में अलायंस एक X18 नाम की बंदूक को लेने जाते हैं, लेकिन यहाँ ऑलरेडी एक बड़ा ज़ॉम्बी टॉयलेट मौजूद है जो कि अलायंस के मेंबर्स पर हमला कर देता है और 2 कैमरामैन्स को मार के पीओवी कैमरामैन को भी मारने वाला होता है। लेकिन तभी डार्क स्पीकर मैन आकर पीओवी कैमरामैन को इस ज़ॉम्बी के मुंह से बाहर फेंक देता है, बट अनफॉर्चुनेटली ये हीरो खुद को नहीं बचा पाता, जिसके बाद पीओवी कैमरामैन अपने टारगेट की तरफ भागता है और ये ज़ॉम्बी टॉयलेट इसका पीछा करता है। लेकिन कैमरामैन एक टनल से गुजरकर अपना पीछा छुड़ा लेता है, बट अगेन यहाँ ज़ॉम्बी साइंटिस्ट टॉयलेट कैमरामैन को मारने आ जाता है। लेकिन तभी ऊपर से एक मिसाइल आते हुए नजर आती है और कैमरामैन को कोई टेलीपोर्ट करके बाहर ले जाता है और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक होलोग्राफिक शील्ड बना देता है। जब कैमरामैन देखता है कि उसे किसने बचाया, तो उसे ऊपर कोई नजर आता है जो तुरंत टेलीपोर्ट होकर चले जाता है। काफी चांसेस हैं कि ये कोई टीवी मैन रहा होगा, क्योंकि इस तरह टेलीपोर्ट होने की एबिलिटी तो उन्हीं के पास है। एपिसोड 3 में 3 कैमरामैन की टीम उस X18 बंदूक को लेने जाती है, लेकिन यहाँ सिचुएशन कुछ सही नहीं है। ज़ॉम्बी टॉयलेट और ज़ॉम्बी कैमरामैन यहाँ घूम रहे हैं, जिनसे बच के जाना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए अलायंस टीम एक दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश करती है, बट एक ज़ॉम्बी कैमरामैन इन्हें ढप्पा कर देता है, जिसको पीछे मौजूद कैमरामैन तुरंत गोलियों से उड़ा देते हैं। लेकिन बंदूक की आवाज से बाकी ज़ॉम्बी चौकन्ना हो जाते हैं। एक ज़ॉम्बी तो कैमरामैन के ऊपर ही चढ़ जाता है और एक कैमरामैन ज़ॉम्बी टॉयलेट का शिकार बन जाता है। पीओवी कैमरामैन भी ज़ॉम्बी बन ही जाता अगर सही समय पर एक टॉयलेट आकर इसे बचाता नहीं। पीओवी कैमरामैन अपने साथी को टॉयलेट पर हमला करने से रोकता है, यानी अब ये साथ मिलके काम करेंगे। तभी ज़ॉम्बीज की बॉडीज हिलने लगती है और ये सब एक कमरे की तरफ भागते हैं, जिसके थोड़ी ही देर बाद सारे ज़ॉम्बीज फिर से खड़े हो जाते हैं। ये सब कमरे का दरवाजा बंद करते हैं और पीछे के रास्ते जाने लगते हैं, लेकिन उनकी आंखों के सामने कुछ बहुत ही तेजी से जाता है। ये थोड़ा हिचकिचाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ज़ॉम्बीज दरवाजे की जाली तोड़ देते हैं, जिन्हें रोके रखने के लिए कैमरामैन पूरा कंट्रोल बॉक्स ही पलटा देता है और इनके पास आगे बढ़ने के अलावा और कोई चारा ही नहीं है। तो ये मजबूर होकर आगे बढ़ते हैं और नीचे इन्हें नजर आता है एक डार्क स्पीकर मैन। कैमरामैन बिना कुछ सोचे नीचे कूद जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि ये डार्क स्पीकर मैन एक ज़ॉम्बी है और ये अलायंस के ऊपर हमला करने लगता है। बिना किसी देरी के टॉयलेट एक दरवाजा खोलकर आने को कहता है और कॉरिडोर में हम एक दरवाजे को बंद होते हुए देखते हैं। जो किसने करा मुझे कोई आइडिया नहीं है, मे बी ये कोई डॉट होगा जो सीरीज में आगे जाकर कनेक्ट होगा। फिलहाल ये सब बचते बचाते एक जगह पर अटक जाते हैं। हमें लगता है अब खेल खत्म, लेकिन बाहर से एक एयरक्राफ्ट दीवार तोड़कर ज़ॉम्बीज को रोक देता है और एक दरवाजे से अंदर जाते ही एक साई-फाई कॉरिडोर नजर आता है, जहां स्किबिडी टॉयलेट अपना पासवर्ड बोलता है और दरवाजा खुल जाता है। यानी ये बेस स्किबिडी टॉयलेट का हुआ करता था, लेकिन अभी यहाँ तबाही हो चुकी है। और अंदर जाते ही राइट साइड में हमें 2 नोटिस नजर आते हैं। एक नोटिस थैंक्स बोलने के लिए है, उनके लिए जिन्होंने मॉन्स्टर अप के चैनल की मेंबरशिप ली होगी, और दूसरे में लिखा है देयर हियर और तस्वीर में ड्रिल रेस के मेंबर्स जैसे कोई नजर आ रहे हैं। यानी हो सकता है कि ड्रिल रेस भी ज़ॉम्बीज बन चुकी है, लेकिन कंफर्म नहीं कह सकता मैं। तो देखते हैं, आगे तो पता चल ही जाएगा। थोड़ा आगे जाते ही हमें मिलती है X18 बंदूक और फिर बढ़ते हैं हम कंप्यूटर की तरफ, जहां वीडियोस का रिकॉर्ड मौजूद था। और एक वीडियो में हम देखते हैं कि साइंटिस्ट टॉयलेट कंट्रोलर 19 नाम का एक सॉफ्टवेयर तैयार करता है, लेकिन जैसे ही ये पीछे मुड़ता है एक हाथ नजर आता है जो कि कंट्रोलर 19 वाली ड्राइव हटाकर वायरस 19 वाली ड्राइव
लगा देता है और जल्दबाजी में साइंटिस्ट टॉयलेट इतना ध्यान ही नहीं देता कि ड्राइव बदल चुकी है और वही वायरस वाली ड्राइव अपने टेस्ट सब्जेक्ट कैमरामैन पर लगा देता है। तभी एरर वार्निंग आ जाती है और ये टॉयलेट कंफ्यूज हो जाता है कि हुआ क्या, क्योंकि इसने तो कंट्रोलर बनाया था, वायरस कैसे आ गया। और तभी वायरस एक्टिवेट हो जाता है और साइंटिस्ट टॉयलेट को इन्फेक्ट कर देता है। ये वायरस पक्का किसी टीवी रेस वाले ने एक्सचेंज करा है। इसका कारण क्या रहा होगा वो तो हमें भविष्य में ही पता चलेगा, जिसके बाद वीडियो टेप खत्म हो जाती है और कैमरामैन वायरस वाली ड्राइव को सिक्योर कर लेता है। तभी ज़ॉम्बीज दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाते हैं। छोटे मोटे ज़ॉम्बीज को तो कैमरामैन X18 बंदूक से ढेर कर देता है, लेकिन डार्क स्पीकर मैन ज़ॉम्बी को रोकने के लिए एस्ट्रो टॉयलेट की एंट्री होती है। जब तक एस्ट्रो टॉयलेट इस ज़ॉम्बी को संभालता है तब तक अलायंस बच के भागने लगते हैं, लेकिन रास्ते में नजर आता है SCP-49 और अजीब बात यह है कि ये SCP मदद मांग रहा है। खुद ही सुन लो। पता नहीं क्या चल रहा है। जो भी है सभी लोग बचकर एयरक्राफ्ट में चढ़ जाते हैं, जहां हम एक ड्रिल मैन को भी देख सकते हैं और नीचे डार्क स्पीकर मैन ज़ॉम्बी एस्ट्रो टॉयलेट को खा रहा होता है, यानी अब एस्ट्रो टॉयलेट भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। तभी टैबलेट पर एक वार्निंग दिखाई जाती है, बेस पर हमला हो चुका है और X18 बंदूक की बहुत जरूरत है। एपिसोड 6 में ये सभी अपने एयरक्राफ्ट में मौजूद होते हैं, जहाँ X18 गन की फंक्शनैलिटी को रेल गन पर सेट कर दिया जाता है, यानी अब ये गन ज्यादा डैमेज करेगी, लेकिन इसकी एनर्जी भी ज्यादा कंज्यूम होगी। एक बारी में सिर्फ एक गोली, फिर रिचार्ज होने के लिए इंतजार, इसीलिए सोच समझ के चलानी होगी ये बंदूक। इसका नया मोड एक्टिवेट करते ही एयरक्राफ्ट पर कोई हमला कर देता है और सभी तेजी से जमीन की तरफ गिरते हैं। जब कैमरामैन उठता है तो चारों तरफ तबाही नजर आती है और सैडली एस्ट्रो टॉयलेट भी ज़ॉम्बी बन चुका है और पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। ये हाइड्रा टॉयलेट की सारी गर्दन मक्खन की तरह काट देता है। कैमरामैन जल्दी से रेलगन लेने भागता है और एस्ट्रो ज़ॉम्बी को ढूंढता है, जो कि कैमरामैन के दोस्त टॉयलेट को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी कैमरामैन उसके ऊपर रेलगन चलाकर उसका ब्लेड वाला हाथ ही तोड़ देता है। एस्ट्रो ज़ॉम्बी कैमरामैन को देखकर गुर्राता है और फुल स्पीड में फेज होते हुए कैमरामैन को कंफ्यूज करता है, लेकिन कैमरामैन एक और बार गोली नहीं चला सकता क्योंकि बंदूक की एनर्जी खत्म हो चुकी है। तभी एस्ट्रो ज़ॉम्बी एक कार लेकर उसे घुमाने लगता है और फुल पोटेंशियल पर स्विंग करके कैमरामैन के ऊपर फेंक देता है। कैमरामैन बड़ी मुश्किल से उस कार को डॉज करता है, लेकिन ये ज़ॉम्बी तो सीधा हमला करने को ही आने लगता है। यहाँ हमें लगता है कि ये कैमरामैन गया, बट इधर एंट्री होती है जी टॉयलेट की। कभी सोचा नहीं था कि इसे देखकर खुशी होगी, लेकिन जी टॉयलेट मदद करने आ चुका है और एस्ट्रो टॉयलेट के बैकअप में भी ज़ॉम्बी साइंटिस्ट आ जाता है। अब ये लड़ाई इन दोनों के बीच होगी। एपिसोड शुरू होता है जी मैन और ज़ॉम्बी बुड्ढे की लड़ाई के साथ, जहाँ जी मैन एक पावरफुल लेजर मार के ज़ॉम्बी बुड्ढे के खोपड़े को 2 हिस्सों में फाड़ देता है। बट अनफॉर्चुनेटली ये बुढ़ा मरता नहीं है, क्योंकि ये अपने आप को हील कर सकता है और फिर ये बुढ़ा और ये चुंबक दोनों मिलके जी मैन को मारने लगते हैं। फाइनली जी मैन को बैकअप की जरूरत पड़ती है और कैमरामैन X18 बंदूक को जी मैन के कोर में फेंक देता है, जिसको जी मैन की बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है और मॉडिफाई होने लगती है और अपग्रेड होकर जी मैन बन जाता है जी मैन साइबॉर्ग। लेकिन ये अपग्रेड सिर्फ थोड़ी देर के लिए रहेगा, क्योंकि X18 की बैटरी और जी मैन की एनर्जी खत्म होते ही जी मैन पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन फिलहाल तो ये अपग्रेड हो चुका है और क्या मस्त फूफा करके धुलाई कर रहा है इस चुंबक और बुड्ढे की। बुड्ढे का ईगो तो इतना ज्यादा हर्ट हो जाता है कि ये टेलीपोर्ट होकर भाग ही जाता है। ये आया भूरी। जिसके बाद जी मैन की एनर्जी खत्म हो जाती है और X18 बंदूक को वापस आ जाती है, जिसको इस्तेमाल करके कैमरामैन चुंबक वाले टॉयलेट को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी टकलू टॉयलेट उसे रोक देता है और जी मैन इस चुंबक को पकड़कर बेस की तरफ ले चलता है ताकि इसके खून के सैंपल लेकर एक एंटीटोड बना सके। जिसके बाद हम एक कैमरामैन को देखते हैं जिसकी हालत कुछ सही नहीं लग रही, लेकिन तभी ये ठेंगा दिखा देता है, यानी फिलहाल ये ठीक ही है। जिसके बाद अचानक से जमीन में से बहुत सारे हाथ बाहर आने लगते हैं और हम देखते हैं एक नया सीन, जिसमें छत पर खड़ी एंटिटी को नजदीक से दिखाया जाता है, जिसकी शक्ल तो हमें नहीं दिखाते, लेकिन हमें ये पता चल जाता है कि इसके पास मल्टीवर्स में ट्रेवल करने की सुपर पावर्स है। और फिर हम इस सीरीज में क्लॉकमैन को पहली बार देखते हैं।
जिसके बाद अगले एपिसोड में टीवी वुमेन उस क्रियो को बचाकर एक शहर के छोटे से हिस्से में ले आती है, जिसके चारों तरफ एक एनर्जी बैरियर बना हुआ है ताकि ज़ॉम्बीज़ को दूर रख सके। यहाँ घूमते हुए हमें टाइटन स्पीकर मैन भी नजर आता है और फिर हम देखते हैं एक फुल्ली डिफेंसिव फैसिलिटी जहाँ टीवी वुमेन कैमरामैन से X18 बंदूक ले लेती है और कैमरामैन दूसरे केबिन में मौजूद टीवी मैन को वायरस वाली पेनड्राइव पकड़ा देता है, जिस पेनड्राइव को टीवी मैन अपने कंप्यूटर में लगाकर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन ये पेनड्राइव वायरस को फिर से फैला देती है और जो कैमरामैन थोड़ी देर पहले ठेंगा दिखा रहा था वो भी ज़ॉम्बी बनकर टीवी मैन के ऊपर हमला कर देता है। कैमरामैन बचते बचाते जल्दी जल्दी उस फैसिलिटी से निकलने की कोशिश करता है। रास्ते में इसके ऊपर काफी ज़ॉम्बीज़ हमला करते हैं, लेकिन ये एक मरे हुए कैमरामैन का जेटपैक लेकर छत पर चढ़ जाता है, जहां से हम देखते हैं कि टाइटन स्पीकर मैन भी इन्फेक्ट होने लगा है और इन्फेक्ट होने से पहले खुद को मारने की कोशिश करता है ताकि इन्फेक्ट होने के बाद ये अपने दोस्तों पर हमला ना कर पाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इन्फेक्ट हो ही जाता है। और फिर एक नया सीन दिखाया जाता है जिसमें एक ज़ॉम्बी टीवी मैन को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो रुक जाता है और टीवी मैन ऐसे खड़ा होता है जैसे ये सब कुछ ऑलरेडी प्लान्ड हो, क्योंकि इन रियलिटी ये सब कुछ एक प्लान ही है। जिसके बाद ये टीवी मैन टेलीपोर्ट होकर SCP-049 के पास चला जाता है, जो कि सभी ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल कर रहा था, और फिर ये SCP टीवी मैन को कुछ एबिलिटीज देता है। शायद अब ये भी ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल कर पाएगा। जिसके बाद अगले एपिसोड में टाइटन स्पीकर मैन पूरी तरह इन्फेक्ट हो चुका है और अपने दोस्तों पर हमला करने लगा है, लेकिन इसे रोकने के लिए जी मैन साइबोर्ग फुल्ली चार्ज होकर आ चुका है। टीवी वुमेन तभी मैसेज करती है कि टाइटन स्पीकर मैन को जान से ना मार के उसे बेहोश करना है। जी मैन साइबोर्ग कहता है ठीक है जी, हो जाएगा, और फिर ये दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। और एक बात तो कहनी पड़ेगी, मॉन्स्टर भाई ने जी मैन साइबोर्ग को काफी तगड़े मूव सिखाए हैं। I mean, इन पंचेस का कॉम्बो देखो यार कितना स्मूथ है। आर्केन का बहुत ही बढ़िया रेफरेंस लिया है, और रॉकेट्स को पकड़कर हाथों में फोड़ना, ब्रो इस यूनिवर्स का जी-मैन सबसे ज्यादा औसम है। जिसके बाद लड़ाई में ही टाइटन स्पीकर ज़ॉम्बी अपनी बीम से एनर्जी बैरियर को तोड़ देता है और सारे ज़ॉम्बीज़ अंदर आने लगते हैं। जिसके बाद कैमरामैन और टकलू टॉयलेट बड़ी मुश्किल से बचते बचाते प्लेन तक पहुंचते हैं, जिनको SCP-049 जमीन पे खड़ा घूर रहा था। फिर हमें एक मैग्नेटिक माइन का नजारा दिखाया जाता है, जहां पर टाइटन टीवी मैन और टाइटन कैमरामैन बुरी तरह फंसे हुए हैं। इनको यहाँ किसने फंसाया वो तो भविष्य में ही पता चलेगा। जिसके बाद हमें अगली वीडियो में एक जंगल का नजारा दिखाया जाता है, जहाँ पर क्लॉक रेस और ड्रिल रेस जाल बिछाकर बैठे थे, लेकिन अलायंस के ऊपर हमला करने का उनका कोई इरादा नहीं था। फिर भी गलती से रॉकेट छूट जाने की वजह से इनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जो लड़ाई थोड़ी देर में खुद ही रुक जाती है जैसे ही ये लोग एक ज़ॉम्बी के चिल्लाने की आवाज सुनते हैं। एक आरी वाला टॉयलेट इनके ऊपर हमला करके इन सभी को मारने लगता है। POV कैमरामैन छुपने की कोशिश करता है, लेकिन लकड़ी के टूटने की आवाज की वजह से फंस जाता है। ये टॉयलेट कैमरामैन के ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि तभी कोई इस टॉयलेट को टाइम फ्रीज कर देता है, जो कि कोई और नहीं अपना क्लॉकमैन ही है। जिसके बाद अगले एपिसोड में ये सभी साथ मिलकर काम करने लगते हैं। छोटे मोटे ज़ॉम्बीज़ इनके ऊपर हमला करने लगते हैं, जहां हमें SCP-049 की एक और झलक देखने को मिलती है और थोड़ी ही देर में आरी वाले टॉयलेट का फ्रीजिंग टाइम खत्म हो जाता है और वो कैमरामैन के ऊपर हमला करने को दौड़ता है। लेकिन तभी जी मैन साइबोर्ग एक फ्लैशी एंट्री मार के इस टॉयलेट को एक घुसंड मार के औकात दिखा देता है। जिसके बाद ये अपने राइट आर्म को एक गन में कन्वर्ट करके एक्सप्लोजिव्स ज़ॉम्बीज़ के ऊपर लॉन्च कर देता है। जिसके बाद इसकी एनर्जी खत्म हो रही होती है और आरी वाला टॉयलेट इसको एक जोर की पटकी देता है। लेकिन भाई जी मैन भी कम थोड़े है, वापिस आके 2 गुनी पावर से रट्टा मारता है खींच के, और ताकि ये फिर से परेशान ना करे इसलिए ये इसकी गर्दन पकड़ के उखाड़ ही देता है। जिसके बाद एक मिसाइल उड़ते हुए आती है और जी मैन के मुंह पर लगती है, जो कि टाइटन स्पीकरमैन ज़ॉम्बी ने फेंकी थी। जी मैन लड़ाई शुरू करने ही वाला होता है कि तभी माइकल जैक्सन टॉयलेट आकर उसे धकेल देता है और बहुत ही चालाकी से जी मैन का एक हाथ भी काट देता है। जिसके बाद ये दोनों ज़ॉम्बी जी मैन पर मिलके हमला करते हैं और उसे पकड़कर गला काटने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगले एपिसोड में जी मैन एक शील्ड बनाकर अपने आप को बचा लेता है, जिसके बाद ये मामला जल्दी निपटाने के लिए पावर कंजम्पशन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से इसे ज्यादा ताकत मिलेगी, लेकिन बदले में एनर्जी भी ज्यादा खत्म होगी। मॉन्स्टर मोड एक्टिवेट करते ही इसका राइट हाथ वापस आ जाता है, जिसकी ये गन बना के पहले ही टॉयलेट को मारता है और फिर तलवार बना के टाइटन स्पीकर मैन की छाती में घोंपता है। ये अकेला ही दोनों ज़ॉम्बीज़ को पटकता है और फिर आता है मेरा फेवरेट सीन,
खुद ही देखो यार। ये बंदा एक एक्सप्लोजिव को रजनीकांत की स्टाइल में पॉप आउट करके अपने हाथों में लेता है और फिर उसके फटने का वेट करके एंड मूवमेंट पर स्पीकर ज़ॉम्बी के मुंह पर एक घुसंड मारता है, जिसके बाद ये अपने लेफ्ट हाथ को एक मॉन्स्टर क्लॉ बनाकर ही टॉयलेट के चेहरे में गाड़ देता है और फिनिशिंग टच देने के लिए उसके मुंह पे लेजर भी मार देता है। जिसके बाद स्पीकर ज़ॉम्बी हमारे कैमरामैन को खाने ही वाला होता है, लेकिन तभी जी मैन आकर एक चमाट मारता है और उसे पीछे धकेल देता है। लेकिन तभी यहाँ SCP-049 आता है और जी मैन पर हमला करने लगता है। बदले में जी मैन भी पलटवार करता है और SCP भाग जाता है, जिसके बाद जी मैन की एनर्जी खत्म हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। मौके का फायदा उठाकर स्पीकर ज़ॉम्बी जी मैन को इन्फेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी टाइटन ड्रिल मैन एंट्री मार के उसे रोक देता है, जिसके बाद टाइटन स्पीकर मैन भाग जाता है और पीछे आता है ट्रेटर टीवी मैन, जो कि SCP के साथ मिला हुआ है। कैमरामैन समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इस टीवी मैन के ऊपर तो ज़ॉम्बी ने अटैक कर दिया था, फिर भी ये जिंदा कैसे है। कैमरामैन इसको शूट करने ही वाला होता है, लेकिन ये कहता है कि मैं मदद करना चाहता हूँ और मैप में दिखाता है कि टाइटन कैमरामैन और टाइटन टीवी मैन कहाँ फंसे हैं। जिसके बाद जी मैन X-18 बंदूक को इजेक्ट कर देता है और एक ड्रिल मैन बेहोश पड़े जी मैन को बेस 23 में भेज देता है और तभी वहाँ एक पोर्टल बन जाता है, जिसमें से एक म्यूटेटेड ज़ॉम्बी बाहर आता है और टाइटन ड्रिल मैन पर हमला करने लगता है। टाइटन ड्रिल मैन को भी गुस्सा आता है और इस ज़ॉम्बी की जीप काट देता है, जिसके बाद जमीन के नीचे ये पानी की तरह डाइव मारता है और डॉल्फिन की तरह उड़ उड़कर इस ज़ॉम्बी के घुसंड बजाता है। लेकिन आखिर में ये ज़ॉम्बी टाइटन ड्रिल मैन को पकड़ लेता है और कैमरामैन इस ज़ॉम्बी पर फायर करने ही वाला होता है कि तभी कोई बंदूक पर मारकर फेंक देता है और ज़ॉम्बी कैमरामैन को उठाकर खा जाता है। ये ज़ॉम्बी के मुंह से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में गिर ही जाता है। ज़ॉम्बी के पेट में जाते ही फ्लश होने लगता है और कैमरामैन ऑलमोस्ट डूबने ही वाला होता है, लेकिन तभी ये जेटपैक यूज करके ऊपर उड़ता है और बंदूक लेकर ज़ॉम्बी के पेट में छेद करके बाहर आ जाता है। जिसके बाद एक ही गोली में ज़ॉम्बी को ढेर करके अपने आसपास देखता है और ये इलाका दिखने में बिल्कुल स्कॉर्न के इन्वायरमेंट जैसा है, जो कि पर्सनली मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। जिसके बाद ये ज़ॉम्बी को फॉलो करते हुए गुफा में जाता है और एक पुलिस ज़ॉम्बी टॉयलेट को डिस्ट्रैक्ट करके एक चैम्बर में पहुंचता है, जहां बहुत सारे ज़ॉम्बी न्यूट्रल पड़े हैं और ये नजारा देखने में काफी क्रीपी है, क्योंकि एक हल्की सी आवाज और ये सारे ज़ॉम्बीज पीछे पड़ जाएंगे। खैर कैमरामैन चुपचाप यहाँ से निकल लेता है और रास्ते में इसे स्किबिडी टॉयलेट्स जेल में बंद मिलते हैं, जिन्हें ये बाहर निकालता है और तभी ज़ॉम्बीज आना शुरू हो जाते हैं। ये सब मिलकर ज़ॉम्बीज को ठिकाने लगाते हैं और फाइनली ये स्किबिडी X-18 बंदूक को यूज करता है, जिसको एक्सेप्ट करते ही ये भी एक साइबॉर्ग बन जाता है। जिसके बाद ये स्किबिडी साफ सफाई करके बाहर निकल ही रहा होता है कि इसके दोस्त को स्पीकर ज़ॉम्बी पकड़कर मार देता है, जिसके बेजान शरीर को देखकर साइबॉर्ग को आता है गुस्सा और फायर करके ज़ॉम्बी का लेफ्ट हाथ तोड़ देता है। जिसके बाद इस ज़ॉम्बी की इतनी फट जाती है कि इसे अपनी पंटर पार्टी बुलानी पड़ जाती है, जिनके हमला करने से तुरंत पहले ये साइबॉर्ग एक शील्ड बना देता है, लेकिन ये ज़ॉम्बी अपने ही सिपाही को खाकर खुद पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाता है और शील्ड पर मार मार के शील्ड तोड़ के साइबॉर्ग को धकेल देता है। साइबॉर्ग भी फुल एनिमे स्टाइल में इस ज़ॉम्बी को हवा में उड़ा के धोता है और जमीन पे गिरा के मिसाइल फोड़ देता है। जिसके बाद आता है फाइनल ब्लो, एक रॉकेट पंच। लेकिन फिर हम देखते हैं कि ये साइबॉर्ग खांस रहा है, यानी इसकी तबीयत बिगड़ने लगी है। तभी एक और ज़ॉम्बी आता है जो अपनी टीवी स्क्रीन से साइबॉर्ग को हिप्नोटाइज करके खुद को मरवाने की कोशिश करता है। तभी कैमरामैन इसकी स्क्रीन तोड़ देता है और साइबॉर्ग को होश आ जाता है। जिसके बाद ये दोनों भागने लगते हैं, लेकिन साइबॉर्ग उड़ते उड़ते गिर जाता है और धीरे धीरे X-18 बंदूक इस म्यूटेंट को पूरा एब्जॉर्ब कर लेती है। यहाँ हमें पता चलता है कि X-18 बंदूक बहुत सारी एनर्जी डिमांड करती है। अगर कोई छोटा मोटा टॉयलेट इसे इस्तेमाल करेगा तो वो मर सकता है, बिल्कुल इस म्यूटेंट की तरह। सिर्फ जी मैन जितने बड़े टॉयलेट ही इसे बिना मरे इस्तेमाल कर सकते हैं। एपिसोड 16 से, जिसकी शुरुआत में ही हम म्यूटेंट साइबॉर्ग को X-18 बंदूक में एब्जॉर्ब होते हुए देख लेते हैं और फिर धीरे धीरे ज़ॉम्बीज का पूरा झुंड कैमरामैन के ऊपर हमला करने लगता है। कैमरामैन खुद को डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी इसके ऊपर कूद के बंदूक नीचे गिरा देता है। लेकिन तभी चारों तरफ से उड़ते हुए एक्सप्लोजिव्स आने लगते हैं और ज़ॉम्बीज के पूरे झुंड को उड़ाने लगते हैं। एक बड़ा ज़ॉम्बी आता है जिसको सर्फ बोर्ड पर उड़ते हुए स्पीकर मैन आसानी से
हाथ तोड़ के नीचे गिरा देते हैं और फिनिशिंग ब्लो देने के लिए एक एक्सप्लोसिव सीधा इसके मुंह के अंदर फोड़ देते हैं। जिसके बाद एक और ज़ॉम्बी आ जाता है जो कि अपना गटर जैसा बड़ा मुंह खोल के वैक्यूम क्लीनर ऑन कर देता है। हर कोई अपनी जगह को होल्ड करता है, लेकिन एक स्पीकरमैन सीधा गटर में चला जाता है। जिसके बाद स्पीकरमैन बैकअप बुलाता है और ऊपर मौजूद एयरक्राफ्ट से 2 मेगा स्पीकरमैन आते हैं जो ज्यादा स्टेबल होने के लिए 4 टांगों को एक्टिवेट कर देते हैं और फिर अपनी कैनन से इस गटर के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। एक गटर भी ऑफेंड होकर इनके ऊपर हमला करने आता है, लेकिन एक मेगा इसको होल्ड करता है और दूसरा उछलकर इसको मुक्का मारता है और फिर इसके खोपड़े पे लगे फ्रेम पर लटक कर एक मेटल के पाइप को मुक्का मार के इसके खोपड़े में गाड़ देता है। एक स्पीकरमैन नीचे पड़ी X18 बंदूक को स्कैन करता है और उसकी ऑथेंसिटी को एग्री करके कैमरामैन की तरफ देखता है। एक और स्पीकरमैन कैमरामैन के पास आके खड़ा हो जाता है। कैमरामैन हाथ आगे बढ़ाता है ये सोचकर कि स्पीकरमैन इसको ऊपर उठाएंगे, लेकिन स्पीकरमैन तो उल्टा मुक्का मार के कैमरामैन को बेहोशी कर देता है। जिसके बाद हम एपिसोड 17 पे आते हैं। कैमरामैन अभी अभी होश में आया है और होश में आते ही वो अपने आप को एक पिंजरे में कैद पाता है और ठीक सामने स्पीकर साइंटिस्ट लोग X18 बंदूक को डिसअसेंबल करके उसके कोर को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और कैमरामैन के पिंजरे को एक्टिवेट कर दिया जाता है। जिसके बाद कैमरामैन चलते हुए पिंजरे से इन स्पीकर लोगों के शहर को ऑब्जर्व करता है जिन्होंने अपनी ही अलग एक एडवांस और सेफ सिटी बना रखी है। आप लोग सोच रहे होंगे कि स्पीकर लोग कब से कैमरा लोगों से इतना बुरा व्यवहार करने लगे। थोड़ी ही देर में हमें ऊपर एक बैनर नजर आता है जिसमें लिखा था कैमरामैन ट्रेटर्स, यानी स्पीकर्स को लगता है कि कैमरास ने गद्दारी करी है, बट इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कोई तो है जो स्पीकर्स को गलत जानकारी देकर गुमराह कर रहा है। इस पोस्टर को देखने के थोड़ी ही देर बाद कैमरामैन एक बड़े से दरवाजे से एंटर होता है एक वेपन हैंगर में जहां तरह तरह के हथियार मौजूद थे। कैमरामैन एक तलवार और शील्ड उठाता है और कमरे के दूसरी तरफ एक लाल बत्ती जल जाती है जहां जाते ही एक और गेट खुलता है और कैमरामैन एक लड़ाई के मैदान में होता है जहां एक बड़ा स्पीकर और एक कैमरामैन और होता है। इन्होंने इस बड़े स्पीकर को यहाँ क्यों डाला मुझे नहीं पता। I mean, ये भी एक स्पीकर है। स्पीकर लोग इस स्पीकर को क्यों मारना चाहते हैं? हु नोज, क्या पता ये कैमरा लोगों की साइड ले रहा होगा कि नहीं ऐसा नहीं है, कैमरास गद्दार नहीं अच्छे लोग हैं। और बाकी स्पीकरों ने बोला अबे जाना जा तू भी मर उनके साथ। ये हो सकता है। एनीवेज, सामने वाला दरवाजा खुलता है और उसमें से निकलता है एक टीवी डेमोगोर्गन। 2 मिनट रुको। अरे लेकिन भाई ये तो स्ट्रेंजर थिंग्स में था ना, इसने ज़ॉम्बी बनने का ऑडिशन कब क्लियर करा? व्हाटएवर, ये है एक ज़ॉम्बी और हमारे कैमरामैन को इस ज़ॉम्बी से लड़ना है। ये ज़ॉम्बी सबसे पहले तो स्पीकर को ही खाता है, जिसके बाद एक बड़ा सा कंटेनर उठाकर कैमरामैन के ऊपर फेंक देता है। कैमरामैन शील्ड लगाकर बचने की कोशिश करता है बट कोई फ़ायदा नहीं। बड़ी मुश्किल से कैमरामैन इधर उधर उछलकर थोड़ा सरवाइव करता है और तभी एंट्री होती है क्या रखूँ इसका नाम मैं, रेड स्लैश। हाँ, क्योंकि ये लाल है और स्पेस टाइम फैब्रिक को स्लैश कर सकता है। एनीवेज, इसके बाद एपिसोड 18 की शुरुआत होती है जिसमें ज़ॉम्बी रेड्डी से पंगे ले रहा है और रेड्डी बिना किसी एफर्ट के इसके अटैक्स को डॉज कर रहा है और पलटवार भी कर रहा है। जिसके बाद ये सभी लोगों को भाषण देना शुरू करता है और कहता है कि ये तुम्हारे दुश्मन नहीं है, ना अलायंस और ना ही वायरस, तुम्हारा दुश्मन कोई और ही है, इसीलिए तुम्हें मिल के लड़ना चाहिए। और मेरे हिसाब से जो भी इसने बोला उसकी 2 प्रोबेबिलिटीज हो सकती है। पहला, ये कहना चाहता है कि असली दुश्मन वायरस नहीं बल्कि वायरस को बनाने वाला है, यानी SCP-049, और ये कहना चाहता है कि SCP-049 ही फाइनल बॉस है। तो एक दूसरे से लड़के अपनी एनर्जी ख़त्म करना बंद करो और फाइनल बॉस को कैसे मारे उस पे ध्यान दो।
या फिर दूसरी प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि ये बंदा किसी ऐसे यूनिवर्स को बिलोंग करता है जहाँ पर अब तक का सबसे पावरफुल विलन आ चुका है, जिसका मकसद है सारे मल्टीवर्स पे कब्जा करना। और रेड्डी ऐसा होने नहीं दे सकता, इसीलिए ये हर यूनिवर्स में जाके वहाँ की सारी स्पीशीज़ को यूनाइट कर रहा है ताकि हर कोई मिलकर उस असली फाइनल बॉस को हरा सके और सबके यूनिवर्स बच जाएं। वेल, ये दोनों प्रोबेबिलिटीज तो बस मेरा अंदाज़ा है। रियलिटी में आगे जाके पहली प्रोबेबिलिटी सच होगी या फिर दूसरी या फिर कोई तीसरी ही, वो तो हमें भविष्य में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल रेड्डी की बात कोई नहीं समझ पा रहा है। उल्टा ये स्पीकर लोग रेड्डी से लड़ने के लिए 2 बड़े रोबोट लेकर आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि सिर्फ स्पीकर रेस ही जिंदा बचेगी। वेल, इन स्पीकर्स की हरकतें देखकर मुझे लगता है कि इनका गुस्सा होने का एक और कारण हो सकता है, और वो ये है कि इन्हें लगता है स्पीकर टाइटन के इन्फेक्ट होने का रीज़न कैमरा लोग है, क्योंकि यही कैमरा लोग वायरस 19 वाली पेन ड्राइव लाए थे। लेकिन स्पीकर्स को ये नहीं पता कि इंस्टॉल करने वाला ट्रेटर टीवी मैन था, जिसकी वजह से इतना बवाल खड़ा हुआ। और स्पीकर लोग ये सोचने लगे कि कैमरास ने गद्दारी करी है, जबकि असली गद्दार तो टीवी मैन है। खैर, लड़ाई के मैदान में वापस आते हैं, जहां रेड्डी कैमरा मैन के लिए एक पोर्टल खोलता है। इस पोर्टल में जाते ही कैमरा सीधा स्पीकर्स के कंट्रोल रूम में पहुंच जाता है। ये X18 बंदूक का कोर उठाकर टाइटन्स की लोकेशन ट्रैक करता है और तभी इसकी नजर पड़ती है एक मैकेनिकल एक्सोस्केलेटन पे। बिना किसी देरी के ये एक्सोस्केलेटन पहन लेता है और तभी वहाँ एक स्पीकर जेट पैक लेकर अंदर आता है। कैमरा को देखते ही वो इमरजेंसी सिग्नल ऑन कर देता है और जल्दबाजी में कैमरा मुक्का मार के स्पीकर के मुंह के साथ साथ दरवाजा भी तोड़ देता है, जिसके बाद ये चुपचाप से जेट पैक उठाता है और सीधा पोर्टल में वापस कूद जाता है और वापस लड़ाई के मैदान में आ जाता है, जहां ये रेड्डी को स्पीकर्स रोबोट के टुकड़े टुकड़े करते हुए देखता है और कंटेनर्स को टेलीपोर्ट करके ये एंट्रेंस को ब्लॉक कर देता है और फिर स्पेस टाइम फैब्रिक को काट कर एक और पोर्टल बनाता है, जिसमें जाते ही हमें लेफ्ट साइड में डॉम स्टूडियो का यूनिवर्स दिखता है और फिर राइट साइड में नो स्किल क्लच का यूनिवर्स और फिर सामने विरलेंस, जिसके बाद ये बाहर आ जाता है और एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां तबाही मची हुई है और तभी वहां टाइटन ड्रिल मैन जमीन खोद के बाहर आता है, जो कि इन्फेक्ट होके ज़ॉम्बी बन चुका है और कैमरा मैन पर हमला करने ही वाला होता है। लेकिन तभी इसके ऊपर अलग अलग जगह से कोई लेजर मारने लगता है और वो कोई और नहीं एस्ट्रो टॉयलेट ही है, जो कि ज़ॉम्बी को लेजर मार के डिस्ट्रैक्ट करता है और कैमरा मैन से एनर्जी कोर मांगता है। लेकिन इससे पहले कि ये टॉयलेट एनर्जी कोर को कैच कर पाता, बीच में ज़ॉम्बी उसे कैच करके टॉयलेट को मुक्का मार देता है और कैमरामैन के ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन कैमरामैन और टॉयलेट जैसे तैसे इस ज़ॉम्बी को डिस्ट्रैक्ट करके एनर्जी कोर निकलवा लेते हैं और जब ज़ॉम्बी अपनी ड्रिल से टॉयलेट को मारने ही वाला होता है, तभी कैमरामैन जल्दी से एनर्जी कोर को उठाकर टॉयलेट के रिएक्टर में फेंक देता है, जिसके बाद होता है टॉयलेट ट्रांसफॉर्म और ज़ॉम्बी को औकात दिखा देता है। तभी पीछे टेलीपोर्ट होके कुछ और मेंबर्स भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर ज़ॉम्बी भी भाग जाता है और कैमरामैन उड़कर जाता है सबसे पहले अपने दोस्त टॉयलेट को गले लगाने। लेकिन टाइटन्स की लोकेशन पता चलते ही टीवी मैन अपनी बंदूक आगे कर लेता है। लेकिन फिलहाल टेंशन मत लो, ये बंदूक टीवी मैन कैमरामैन को ही देने वाला था। जिसके बाद टॉयलेट का ट्रांसफॉर्मेशन टाइम खत्म हो जाता है और तभी एक तरफ पोर्टल बनता हुआ नजर आता है, जिसमें से बाहर आता है एक ड्रिल वाला ज़ॉम्बी, जो कि अपनी एबिलिटी से सभी लोगों को एक मिराज में कैद कर लेता है। कैमरामैन मिराज की बहुत सारी लेवल से होते हुए गुजरता है और बहुत कोशिश करने के बाद कैमरामैन इस मिराज से बाहर आ जाता है, लेकिन बाकी दोस्त अभी भी कैद थे। ये ज़ॉम्बी एक मकड़ी जैसा बनता है और कैमरामैन के ऊपर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी इसको कोई मार देता है, जो कि कोई और नहीं अपना जगरनॉट ही होता है। जिसके बाद एपिसोड खत्म होते होते हम देखते हैं कि रेड्डी भाई डॉम के यूनिवर्स में पहुंच चुके हैं और सीधा टाइटन क्लॉकमैन से हेल्प मांग रहे हैं। एपिसोड 21 में हम देखते हैं कि ये ज़ॉम्बी फिर से खड़ा होके
अपने आसपास के सभी लोगों को मिराज में डाल देता है, जिस मिराज से बाहर आने के लिए जगरनॉट पूरे मिराज में आग ही लगा देता है। ये सब मिराज से बाहर तो आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़ॉम्बी साइंटिस्ट एस्ट्रो टॉयलेट पर हमला करके उसे इन्फेक्ट कर देता है। लड़ाई में जगरनॉट की एक गोली कैमरामैन को लग जाती है, जिसकी वजह से उसके हाथ से एनर्जी कोर गिर जाता है, जिस कोर को उठाकर गद्दार टीवी मैन भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी दोस्त टॉयलेट उड़ता हुआ आता है और गद्दार का खोपड़ा फोड़ के उसे नीचे गिरा देता है। और तभी इस बिगड़ी हुई सिचुएशन को संभालने के लिए एंट्री होती है हमारे हीरो जी मैन की, जो कि आते ही बोलता है और हो जाता है लड़ाई के लिए तैयार। लेकिन तभी कैमरामैन देखता है कि टीवी मैन कुछ तो चालाकी कर रहा है और उसके हाथों में होता है एक टेलीपोर्टेशन रिमोट, जिसकी मदद से वो किसी भी जगह पर ज़ॉम्बीज को टेलीपोर्ट करा सकता है। यानी इतने सारे जो कांड हो रहे थे उनके पीछे इस गद्दार का हाथ था। खैर फिलहाल तो ज़ॉम्बी को वापस भेजते हैं और गद्दार से कहते हैं कि हमको टाइटन्स के पास ले जा। इस गद्दार की वजह से हमें एक एस्ट्रो टॉयलेट दोस्त भी खोना पड़ा। जिसके बाद एपिसोड 22 में गद्दार टीवी मैन सबको टाइटन्स की लोकेशन पे ले चलता है, जो कि एक मैग्नेटिक माइन के अंदर थी। क्लॉकमैन बिना कुछ सोचे समझे अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन सैलेड बन जाता है बेचारा। खैर अंदर जाने के लिए जी मैन दिखाता है अपना जलवा और सारे ट्रैप्स को न्यूट्रलाइज कर देता है। जैसे ही ये सारे अंदर आते हैं, टीवी मैन टाइटन्स को आज़ाद करने के लिए ऑफ बटन दबा देता है। लेकिन यहाँ इन टाइटन्स को नहीं पता था कि अब टॉयलेट्स भी हमारे दोस्त हैं, इसीलिए अनजाने में ये जी मैन के ऊपर हमला करने लगते हैं। लेकिन जी मैन इनको चोट पहुंचाए बिना इनसे आराम से लड़ता है और जब जी मैन टाइटन टीवी मैन को पत्थर से बचाता है, तब इन्हें यकीन होता है कि यहाँ कुछ तो अलग चल रहा है। लेकिन टाइटन टीवी मैन को शायद ये टीम अप पसंद नहीं आया। एपिसोड 23 की स्टार्टिंग में हम एक ऐसा नज़ारा देख सकते हैं जहां पर अलायंस के सभी लोग पत्थर बन चुके हैं और जिसने भी ये तबाही मचाई है शायद रेड्डी हमें उन्हीं से बचाना चाहता है। खैर आगे हम देखते हैं कि शहर में जी मैन और टाइटन कैमरामैन साथ मिलकर टॉयलेट्स का सफाया कर रहे हैं और आखिरी कसर पूरी करने के लिए यहाँ पर ज़ॉम्बी साइंटिस्ट को बुलाया जाता है ताकि उसको जान से मार सके। प्लान बिल्कुल सही जा रहा होता है, लेकिन लास्ट में ज़ॉम्बी अपने स्पीकर चालू करके सब कुछ गोबर कर देता है। कैमरा टाइटन अपनी शील्ड एक्टिवेट करता है, लेकिन ज़ॉम्बी अपनी लेजर से कैमरा का एक पैर काट देता है। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसके बाद जी मैन और कैमरा टाइटन इस ज़ॉम्बी के साथ वॉलीबॉल खेलते हैं और तभी एंट्री होती है टाइटन टीवी मैन की, जो कि इस ज़ॉम्बी को मार ही देता है। अचानक से टेलीपोर्टेशन रिमोट खुद एक्टिवेट हो जाता है और कैमरा मैन को अंदर खींच लेता है, जो कि सीधा पुराने बेस के केबिन में खुलता है और वहाँ हमें एक वीडियो देखकर पता चलता है कि टीवी मैन ने गद्दारी मजबूरी में करी। इन रियलिटी उसने ज़ॉम्बीज को सही करने का इलाज भी ढूंढ लिया था, लेकिन प्लान को सच करने के लिए और सबको बचाने के लिए गद्दारी करनी जरूरी थी। सच्चाई पता चलते ही कैमरामैन निकल पड़ता है पेन ड्राइव ढूंढने, लेकिन उसका सामना हो जाता है एक म्यूटेटेड टीवी ज़ॉम्बी से। अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि ये ज़ॉम्बी बहुत ही छोटे छोटे वायरस के टुकड़ों से मिलके बना है, जिनको कंट्रोल करके ये कैमरामैन से भी लड़ता है और बाद में अपना साइज टीवी टाइटन जितना बनाकर टीवी टाइटन से भी लड़ता है। लेकिन टीवी अपनी फ्लैशिंग एबिलिटी से इसको भगा तो देता है, लेकिन इन दी एंड पीछे से ज़ॉम्बी एस्ट्रो टॉयलेट टीवी टाइटन के खंजर घोंप देता है और फिर काट के उसे इन्फेक्ट भी कर देता है। टीवी टाइटन ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और तभी यहाँ जी मैन और कैमरा टाइटन की एंट्री होती है। लेकिन जब कैमरा ये देखता है कि टीवी ज़ॉम्बी बन चुका है तो वो पहले ही हार मान लेता है, लेकिन जी मैन हार नहीं मानता। वो लड़ता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टीवी ज़ॉम्बी ज्यादा ताकतवर है। ये जी मैन को घुमाकर फेंकता है और कैमरा टाइटन को भी लात पेल देता है। तभी एंट्री होती है टाइटन क्लॉकमैन की, जो ज़ॉम्बी टीवी को रिवर्स करके उसे सही करने की कोशिश करता है। लेकिन ये साला एस्ट्रो ज़ॉम्बी फिर से दिमाग खराब करने आ जाता है। इसकी वजह से ज़ॉम्बी 2 बार सही होने से बच जाता है और अपना ही हाथ काट के टेलीपोर्ट हो जाता है। बट फाइनली टाइटन क्लॉकमैन इस एस्ट्रो ज़ॉम्बी का मुंह फाड़ के इसे मार देता है और कैमरामैन को इस
टीवी ज़ॉम्बी के कोड से एक पेन ड्राइव मिल जाती है, लेकिन जैसे मिठाई के ऊपर मक्खियाँ भिनभिनाते हुए आ ही जाती है, वैसे ही यहाँ पे स्पीकर लोग आ जाते हैं और पेन ड्राइव छीनने की कोशिश करते हैं। और इसी कोशिश में हमें नजर आता है इनका नया टाइटन, जिसका नाम है सायरन टाइटन। और इसके ऊपर टाइटन क्लॉकमैन की पावर्स ज्यादा देर तक काम नहीं करती। साथ ही ये जी मैन से लड़ते हुए उसे इतना ज्यादा ड्रेन कर देता है कि एनर्जी कोर धीरे धीरे जी मैन के शरीर को खाने लगता है। लेकिन तभी कैमरा टाइटन जी मैन को बचा लेता है और छीना झपटी में सायरन का एक हाथ भी कट जाता है। लेकिन सायरन के पास एक और एबिलिटी है, ये दूसरों की पावर्स को चुरा सकता है। ये टाइटन क्लॉकमैन से समय की ताकत को चुरा कर अपने हाथों को सही कर देता है। बट अच्छा है यहाँ पे टाइटन कैमरामैन था, क्योंकि ये सायरन को बाय बाय कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि पेन ड्राइव को एक स्पीकर चुरा लेता है, जिसका पीछा करते हुए कैमरामैन एक ट्रेन में आ जाता है जिसमें होता है ज़ॉम्बी। यानी अब इन दोनों को साथ में लड़ना पड़ेगा। बट जैसे ही मिराज शुरू होता है, इन्हें कुछ पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है और इसी कंफ्यूजन में कैमरामैन स्पीकर मैन का गला काट देता है। लेकिन पेन ड्राइव उठाते ही पूरी ट्रेन हिलने लगती है। वेल, टाइटन ड्रिल मैन की एंट्री हो ही गई। जो भी है, कैमरामैन यहाँ से बड़ी मुश्किल से निकलता है। अगले एपिसोड में ज़ॉम्बीज़ का झुंड कैमरामैन को रोक देता है ताकि इससे पेन ड्राइव छीन सके। लेकिन कैमरामैन भी ठहरा प्रो प्लेयर। ब्रो लिटरली सेड ना, आई वुड विन। और अकेले बंदे ने इन दोनों टाइटन्स की माँ ऐसी तैसी कर दी। वो अलग बात है कि लास्ट में मजबूरी में भागना पड़ा। एक दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट होके सबसे पहले तो ये ओरिजिनल पेन ड्राइव को छुपाता है और फिर प्लेग से लड़ते हुए पता चलता है कि ये तो डेव है, जो हमने ओरिजिनल सीरीज के एपिसोड 73 के पार्ट 1 में देखा था। इसे लगता है कि इसने ओरिजिनल पेन ड्राइव तोड़ दी, जिसके बाद ये कैमरामैन को भी ज़ॉम्बी बना देता है। लेकिन इससे पहले कि हम लोग मिनी टाइटन को पूरी तरह खो देते, एक कुल्हाड़ी स्पॉन इन होती है और मिनी टाइटन का इन्फेक्टेड हाथ काट देती है। वेल, ये कुल्हाड़ी किसकी हो सकती है? ऑब्वियसली हमारे रेड्डी भाई की। रेड्डी भाई डॉक्टर को एक घुसंड बजाते हैं और मिनी टाइटन की बेड़ियां तोड़ देते हैं, जिसके बाद रेड्डी भाई डॉक्टर को संभालते हैं और मिनी टाइटन को बच के भागने की एडवाइस देते हैं। एडवाइस के साथ साथ अपनी कुल्हाड़ी भी, जो कि लिटरली टाइम एंड स्पेस फैब्रिक को चीर सकती है। दूसरी तरफ इन दोनों की लड़ाई होती है, जहाँ डॉक्टर लिटरली रेड्डी भाई की आत्मा निकालने की कोशिश करता है। लेकिन अगर हम इस मूवमेंट को थोड़ा पॉज कर दें तो हम देख सकते हैं कि रेड्डी भाई की आत्मा का आकार बिल्कुल किसी सूट बूट पहने इंसान जैसा है, जिसकी वजह से दो थ्योरीज आती हैं। पहला, या तो रेड्डी भाई सिर्फ एक इंसान है जिन्होंने एक ऐसा सूट पहना है जो इनको सुपर नेचुरल एबिलिटीज प्रोवाइड करता है, या फिर दूसरी थ्योरी, रेड्डी भाई किसी जमाने में इंसान हुआ करते थे और किसी अननोन रीजन के चलते ये एक एलियन बन गए सुपर पावर्स एबिलिटी के साथ। या फिर एक सरप्राइज थ्योरी, हो सकता है मॉन्स्टर भाई ने सोचा होगा कि एक नंगू पंगू ह्यूमन एसेट यूज करने से अच्छा एक सूट बूट पहना एसेट यूज कर लेता हूँ। लॉल। एनीवेज, वापस कहानी में आते हैं। इससे पहले कि डॉक्टर रेड्डी भाई की आत्मा को बाहर निकाल पाता, मिनी टाइटन डॉक्टर के ऊपर कुल्हाड़ी पेल देता है और मौके का फायदा उठाकर रेड्डी भाई भी पोर्टल बना के निकल पड़ते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ मिनी टाइटन रह गया है, जिसके पीछे ज़ॉम्बी स्पीकर मैन पड़ जाता है और अब तो इसके हाथ में नैनो बॉट्स भी आ चुके हैं, तो डबल आफत। खैर, मिनी टाइटन पोर्टल्स बना के भागने लगता है, पहले अपने ही यूनिवर्स में, फिर डॉम के यूनिवर्स में, फिर मैक्सेडी का यूनिवर्स और एक बारबी यूनिवर्स। वट आखिर में ये एक पहाड़ के ऊपर आ जाता है, जहां ये ज़ॉम्बी को चकमा देने की कोशिश करता है। लेकिन ज़ॉम्बी अपने नैनोबॉट्स का इस्तेमाल करके ऊपर आ जाता है और मिनी टाइटन के ऊपर हमला करने लगता है। यहाँ ज़ॉम्बी कहता है कि उसको ये कुल्हाड़ी चाहिए, लेकिन क्यों? वेल, ऑब्वियसली ताकि बाकी यूनिवर्स में भी ये लोग ज़ॉम्बी वायरस फैला सके। जैसे मिनी टाइटन ऐसा होने दे रहा, ये ज़ॉम्बी को चकमा देकर उसके सामने सामने पोर्टल बनाकर चला जाता है एक बीच वाले इलाके में, जहां इसे बाकी मेंबर्स ढूंढ लेते हैं और रेस्क्यू करके एक न्यू अंडर वाटर फैसिलिटी में ले जा लेते हैं, जहां पर पहले से ही इसका इंतजार किया जा रहा था। ये पेन ड्राइव देता है, जिसको टैबलेट में पोर्ट करते ही कुछ कोऑर्डिनेट्स दिखने लगती है, बट अनफॉर्चुनेटली उसी समय इमरजेंसी अलार्म्स बजने लग जाते हैं और मिनी टाइटन नोटिस करता है कि उसके ऊपर एक ट्रैकर लगा हुआ था। सायरन टाइटन ट्रैकर का पीछा करते करते यहाँ तक आ चुका है और साथ में एक और मुसीबत,
ज़ॉम्बी टीवी टाइटन भी लड़ने के लिए हाजिर है। जिसके बाद एपिसोड 33 में सभी लोग लड़ने के लिए अपना अपना सेटअप लगा रहे हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पुराने दोस्त टॉयलेट को भी कुछ अपग्रेड्स मिल चुके हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक आरपीजी टॉयलेट और 3-4 कैमरामैन अपनी मरीन्स की मदद से सायरन टाइटन को हेडक्वार्टर से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सायरन काफी ताकतवर है। वो अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करके अलायंस की मशीनों की बिजली ठप कर देता है और एक एक करके सबको गोलियों से मारने लगता है। लेकिन इससे पहले की सिचुएशन और बुरी होती, यहाँ एंट्री होती है जी-मैन और जगरनॉट की, जो दोनों मिलकर सायरन से बहुत ही तगड़ी क्लोज रेंज बैटल करते हैं और थोड़ी ही देर में थर्ड पार्टी करने के लिए ज़ॉम्बी टीवी टाइटन भी आ जाता है। और ताकि हेडक्वार्टर्स को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे, जी-मैन ज़ॉम्बी और सायरन दोनों को उठाकर कहीं दूर ले जा लेता है और यहाँ पहुंच के जी-मैन एक नया मोड इस्तेमाल करता है, टर्बो मोड, जिसकी मदद से जी-मैन अब जी टाइटन बन चुका है और सिचुएशन काफी इंटेंस। अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि ये तीनों बस एक दूसरे को अंधाधुन पीटने पे लगे हैं। लड़ाई के बीच में सायरन अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करके टीवी ज़ॉम्बी के इतने जोर से मारता है कि कुछ सेकंड्स के लिए उसकी असली आत्मा बाहर आ जाती है, जो कि कंफ्यूज्ड है कि उसे हुआ क्या, और जी टाइटन से उसे मार देने के लिए रिक्वेस्ट करती है। जी टाइटन अपनी तलवार के सेगमेंट्स को डिवाइड करके ज़ॉम्बी टीवी को जमीन पे पिन कर देता है और सायरन के साथ बहुत ही तगड़ी हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने लगता है। जी टाइटन जीत ही रहा होता है, लेकिन तभी ज़ॉम्बी टीवी उठ जाता है और सायरन के साथ जी टाइटन को पीटने लगता है। जी टाइटन अपनी स्किल्स दिखाते हुए दोनों को हैंडल करने की कोशिश करता है, लेकिन दुश्मन भी ताकतवर थे। सही समय पर जगरनॉट आकर सायरन को अपने साथ ले जा लेता है और जी टाइटन धीरे धीरे ज़ॉम्बी टीवी के हाथ पैर काट के उसे मारने वाला होता है, लेकिन एंड मूवमेंट पर डॉक्टर अपनी आखिरी चाल चल देता है, जिसकी वजह से ज़ॉम्बी टीवी के शरीर में छुपे नैनोबॉट्स बाहर आ जाते हैं और इस ज़ॉम्बी को एक अपग्रेड मिल जाता है। अपनी न्यू एबिलिटी इस्तेमाल करके ये जी टाइटन को बांध लेता है और उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी जगरनॉट गोली चला के जी टाइटन को बचा लेता है। अनफॉर्चुनेटली थोड़ी ही देर में ज़ॉम्बी जगरनॉट को काट लेता है, लेकिन मरने से पहले जगरनॉट ने जी टाइटन की जंजीर तोड़ दी थी। और अब हमें देखने को मिलेगा जी-मैन का अल्टीमेट मूव। अगले ही एपिसोड में हम देखते हैं कि जी-मैन की हालत काफी खराब हो चुकी है। वेल ऑब्वियसली इसका अटैक इतना पावरफुल था, जगरनॉट और ज़ॉम्बी टीवी का शरीर जल के राख हो गया, लेकिन नैनोबॉट्स अभी भी बच गए। खैर उसे बाद में देख लेंगे, फिलहाल जी-मैन की मदद करने के लिए टीम आ चुकी है। और बुरी टाइमिंग का क्या ही कहना, सायरन वापिस आ रहा है और हैंडगन एक्टिवेट करके इनके ऊपर गोली चलाने ही वाला है, बट अचानक से एक पोर्टल खुलता है और सायरन गायब हो जाता है। ये पोर्टल किसने खोला? वेल रेड्डी भाई के अलावा ये काम और कौन कर सकता है। रेड्डी भाई अपनी डैमेज्ड कुल्हाड़ी को तोड़ के उसका कोर निकालते हैं और एक नई कुल्हाड़ी में डाल देते हैं, जिसके बाद जी-मैन के शरीर से X-18 को निकालते हुए रेड्डी भाई कहते हैं कि इन एनर्जी सोर्सेस को जीव जंतु इस्तेमाल ना ही करे तो अच्छा है, एक और इस्तेमाल और जी-मैन की मौत पक्की। इन सोर्सेस को सिर्फ रोबोट्स, बंदूकें और स्टाफ जैसी बेजान चीजों में ही इस्तेमाल करना चाहिए। इतना ज्ञान देकर रेड्डी भाई कोऑर्डिनेट्स देखते हैं और सबको वहां टेलीपोर्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ तो हालात काफी बुरे थे, सारी जगह तबाही। यहाँ पर इन्हें एक स्पीकर वुमेन मिलती है, लेकिन साथ में पैरासाइट्स की आर्मी भी। ये सब बच के भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्हें एक उम्मीद नजर आती है। एक स्किबिडी टॉयलेट का रोबोट जो कि बंद पड़ा था, लेकिन X-18 की एनर्जी को इस्तेमाल करके ये कुछ कर सकता था। मिनी टाइटन X-18 इसके कोर में फेंकता है और ये
चल पड़ता है एपिसोड 36 से, जहां मिनी टाइटन एनर्जी कोर को स्कीबिडी रोबोट में डाल देता है और वो रोबोट कोर एक्सेप्ट करते ही एनिमेट हो जाता है और सराउंडिंग्स को स्कैन करके सारे ज़ॉम्बीज को मारने लगता है। दूसरी तरफ अलायंस के मेंबर्स भी काफी अच्छी टक्कर दे रहे हैं ज़ॉम्बीज को, और मिनी टाइटन और स्पीकर वुमेन के कोऑर्डिनेशन का क्या ही कहना। एक मैगजीन फेंक रहा है और दूसरी कतई डेडपूल स्टाइल में मैगजीन रिलोड कर रही है। परफेक्शन यार। खैर, जैसे ही यहाँ सारे ज़ॉम्बीज खत्म हो जाते हैं, ये रोबोट अलायंस मेंबर्स को स्कैन करता है और उन्हें दुश्मन समझ लेता है, क्योंकि ये रोबोट तब बना था जब अलायंस दुश्मन थी, तो इसीलिए इसकी प्रोग्रामिंग अभी भी बासी पड़ी है और ये मिनी टाइटन के ऊपर हमला करने लगता है और मिनी टाइटन का सैलेड बनने ही वाला था। लेकिन तभी स्वॉट म्यूटेंट आकर रोबोट में से एनर्जी कोर निकाल लेता है और मिनी टाइटन बाल बाल बचता है। लेकिन स्वॉट का हाथ एनर्जी कोर की वजह से डिसइंटीग्रेट हो रहा था, जिसे अवॉइड करने के लिए इसे अपना हाथ ही काटना पड़ा। जिसके बाद ये सब बढ़ते हैं एक सुरंग की तरफ, जहाँ एक बोर्ड पे लिखा था, अगर यहाँ से निकलना चाहते हो तो अपने डर पे काबू करना सीखो। और अचानक से यहाँ अलग अलग सुरंग बन जाती है और हर कोई एक एक सुरंग में घुसता है। मिनी टाइटन जैसे ही अंदर जाता है, उसे एक रोशनी दिखती है और उसके पीछे होती है एक घोस्टली एंटिटी, जो कि मिनी टाइटन पे हमला करके प्लेग डॉक्टर की शक्ल ले लेती है और मिनी टाइटन इसे एक मुक्का मारता है और ये गायब। यानी ये बस एक टेस्ट है। जिसने अपने डर को हरा दिया वो बच गया और जो हार गया वो इस टॉयलेट की तरह एक पत्थर बन गया। एपिसोड 37 में टकलू टॉयलेट लड़ता है अपने डर से, जो कि उसका ज़ॉम्बी रूप है। यानी ये डरता है कि ये ज़ॉम्बी ना बन जाए, लेकिन ये फाइट बैक करके अपने डर को हरा देता है। जब ये सब अपना इम्तिहान पार करके बाहर आते हैं तो म्यूटेंट स्पीकर वुमेन की पीठ में कुछ हिलता हुआ देखता है, लेकिन तभी यहाँ पे और परेशानियां आ जाती है। यहाँ मौजूद एनर्जी कोर सभी पुतलों को जिंदा कर देता है और शुरुआत में तो हीरोज तगड़ी लड़ाई लड़ते हैं और सभी पुतलों को तोड़ फोड़ देते हैं, लेकिन तभी ये टूटे फूटे पुतले वापस जुड़ के इनके ऊपर फिर से हमला कर देते हैं और इस बार बड़े वाले पुतले भी शामिल हो चुके हैं। बचने की कोशिश में मिनी टाइटन के हाथों से एनर्जी कोर गिर जाता है, जिसको म्यूटेंट उठाने से पहले मिनी टाइटन की तरफ देखता है और मिनी टाइटन मना करता है, लेकिन फिर भी म्यूटेंट कोर उठाता है और अपनी बॉडी पे लगा लेता है। जिसके बाद होता है ये ट्रांसफॉर्म, और क्या कूल लग रहा है भाई। एपिसोड 38 में ये बंदा कतई वन मैन आर्मी वाली लड़ाई लड़ रहा है और अलायंस को कहता है कि तुम जाके स्टोन उठाओ और पूरा रास्ता खुद साफ करता है। मिनी टाइटन स्टोन तक पहुंचता है और जैसे ही ये स्टोन को छूता है सारे पुतले डीएक्टिवेट हो जाते हैं, लेकिन तभी टकलू के गर्दन पे कोई चाकू मार देता है और ये एक ज़ॉम्बी था जो कि स्पीकर वुमेन के रूप में सबको बेवकूफ बना रहा था, जो कि बेचारे टकलू टॉयलेट को काट देता है और भागने की कोशिश करता है। लेकिन म्यूटेंट को तगड़ी खुंदक चढ़ गई थी और ये जमीन पे हथौड़ा मार के इस ज़ॉम्बी को बाहर निकालता है और एक आइकॉनिक मूव के साथ इसकी गर्दन अलग कर देता है। और अब इसकी एनर्जी भी खत्म होने लगती है तो एनर्जी कोर गिर जाता है और इसका शरीर डिसइंटीग्रेट होने लगता है। एपिसोड 39 में टकलू टॉयलेट ज़ॉम्बी बनने वाला होता है और मिनी टाइटन इस प्रोसेस को रोकने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी म्यूटेंट, जो कि मरने ही वाला था, मरने से पहले स्टोन को हाथों में लेता है और अपनी आत्मा को सैक्रिफाइस करके टकलू टॉयलेट को ज़ॉम्बी बनने से रोक लेता है। स्वॉट म्यूटेंट वाज अ डब्लू। जिसके बाद ये दोनों सुरंग से बाहर निकलते हैं, लेकिन बाहर ज़ॉम्बीज की पूरी आर्मी खड़ी थी, जिसमें से ज़ॉम्बी टाइटन ड्रिलमैन तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड था। ये भागते हुए हमला करने आता है, लेकिन तभी यहाँ आते हैं रेड्डी भाई और गैस करो ये अपने साथ किसको लेकर आए होंगे। बिल्कुल सही जवाब, यहाँ एंट्री होती है महारानी की। अब तुम में से कुछ बच्चे बोलेंगे महारानी नहीं, इसका नाम एस्ट्रो डचेस है। अरे शांत हो जाओ यार, मेरी वीडियो है, मेरी मर्जी मैं जो नाम बोलूं, और वैसे भी किसी महारानी से कम सुंदर थोड़े ना है ये देखने में, है ना। जिसके बाद ये इस ज़ॉम्बी से लड़ती है और कम ऑन यार, इस ज़ॉम्बी की जगह मुझे होना चाहिए था। ये इस ज़ॉम्बी को चुम्मी भी देती है, जिसके बाद कतई आग बबूला होकर ये हर जगह तबाही पे तबाही मचाती रहती है। वेल, मेरी लिस्ट में एक न्यू डार्लिंग जुड़ चुकी है। एपिसोड 40 में महारानी इस ज़ॉम्बी से लड़ती है, जो कि अभी अभी इवॉल्व होकर पहले से ज्यादा ताकतवर और समझदार हो चुका है। ये महारानी को काफी तगड़ी टक्कर देता है और लास्ट में मेरी डार्लिंग को ऑलमोस्ट मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी रेड्डी भाई मेरी न्यू डार्लिंग को बचा लेते हैं। थैंक यू रेड्डी भाई, आई लव यू। जिसके बाद ये ज़ॉम्बी गुस्से में रेड्डी भाई की तरफ भागता है, लेकिन एंड मोमेंट पर एंट्री होती है असली टाइटन ड्रिलमैन की, जो कि इस ज़ॉम्बी को ऐसा कपड़े की तरफ पटक पटक कर धोता है कि ज़ॉम्बी भी सोचे गलत बंदे से पंगा ले लिया भाई मैंने, और एंड में इसकी गर्दन ही तोड़ के
कुचल देता है। जिसके बाद ये टाइटन रेड्डी भाई को एक दूसरी जगह ले जाता है और कहता है कि इसे घर वापस भेजो, लेकिन रेड्डी भाई कहते हैं कि असली दुश्मन को इसी यूनिवर्स में मारने के लिए उसकी जरूरत है, वरना सारे यूनिवर्सेस खतरे में आ जाएंगे। जो सुन के टाइटन बिल्कुल खुश नहीं होता। खैर यहाँ से रेड्डी भाई को जाना पड़ता है और तभी यहाँ पर आता है प्लेग डॉक्टर, जो कि शायद से टाइटन ड्रिलमैन को अपने फांसे में लेने वाला है। खैर एपिसोड 41 में ये प्लेग डॉक्टर कुछ स्पीकरमैन्स को मारता है, जिसके बाद हम देखते हैं टाइटन ड्रिलमैन और सायरन टाइटन की लड़ाई। यहाँ पर प्लेग डॉक्टर ने टाइटन ड्रिलमैन के साथ टीम अप कर लिया है। एक तरफ ये डॉक्टर स्पीकरमैन्स को ज़ॉम्बी बना रहा है और दूसरी तरफ टाइटन ड्रिलमैन सायरन टाइटन की चटनी बना रहा है। इससे पहले कि ये सायरन टाइटन को जान से मारता, स्पीकर रेस अपने टाइटन को बचाने आती है, लेकिन इनकी किस्मत में सायरन टाइटन को इनकी आंखों के सामने 2 टुकड़ों में फटते हुए देखना ही लिखा था। प्लेग डॉक्टर एनर्जी कोर चुरा लेता है और स्पीकर रेस अपनी आखिरी कोशिश करती है लड़ने की, लेकिन तभी यहाँ पे प्लेग डॉक्टर बोलता है खूम और ज़ॉम्बी टाइटन स्पीकरमैन की एंट्री हो जाती है और अब यहाँ पे ज़ॉम्बीज का पलड़ा भारी हो चुका है। एपिसोड 42 में हम देखते हैं एरोप्लेन में टकलू टॉयलेट और मिनी टाइटन को, और मिनी टाइटन की हालत कुछ सही नहीं लग रही। खैर दूसरी तरफ देखे तो स्पीकर रेस इन ज़ॉम्बीज के खिलाफ लड़ने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे एडवांटेज ज़ॉम्बीज के पास ही है। तभी हम एक स्पीकर वुमेन को ज़ॉम्बीज से भागते हुए देखते हैं, जहां पर एक हीरोइक एंट्री मारते हैं ये दोनों स्मार्टीज। लेकिन एक सेकंड रुको, अभी तो असली एंट्री होनी बाकी है, क्योंकि यहाँ पे जब अलायंस मेंबर्स स्पीकर्स को रेस्क्यू करने लगते हैं तभी एक धमाकेदार एंट्री होती है टाइटन कैमरामैन की, जो कि एक ही फ्लो में बिना रुके छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा ज़ॉम्बी सबको औकात दिखा देता है। और इसके अपग्रेड्स का तो क्या ही कहना। एपिसोड 43 में टाइटन कैमरामैन ज़ॉम्बी स्पीकर से लड़ रहा होता है, लेकिन तभी बीच में टाइटन ड्रिलमैन आ जाता है और इन दोनों की लड़ाई होती है, जिसका रेफरेंस पैसिफिक रिम के दूसरे पार्ट से लिया गया है। मुझे मॉन्स्टर अप की यही बात पसंद है कि ये मूवीज के एक्शन सीन्स को रेफरेंस लेकर अपनी वीडियोस में फ्लेवर ऐड कर देता है। खैर वापस लड़ाई में आते हैं, जहां ये दोनों गिर जाते हैं एक खाई में और टाइटन कैमरामैन अपनी कैनन से इसको चुम्मी दे देता है। अगले सीन में हम देखते हैं ऊपर का नजारा, जहां ज़ॉम्बी स्पीकर तबाही मचा रहा था, लेकिन तभी यहाँ टाइटन कैमरामैन वापस आ जाता है, यानी टाइटन ड्रिलमैन तो गया काम से। खैर इधर ये दोनों टैक्टिक्स वाली लड़ाई लड़ते हैं, जहां इन दी एंड टाइटन कैमरामैन एक टाइम बॉम्ब लगाकर उड़ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं टाइटन ड्रिलमैन की फटीचर हालत, जिसको शायद प्लेग डॉक्टर या तो ज़ॉम्बी बनाने वाला है या फिर एडवांस रिवाइवल करने वाला है, जहाँ पे टाइटन ड्रिलमैन को जिंदा करने के लिए ज़ॉम्बी बना दिया जाता है। लेकिन ज़ॉम्बी बनने के बाद ये इतना ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है कि टाइटन स्पीकरमैन का हाथ काट के अलग कर देता है, और जब डॉक्टर भागने की कोशिश करता है तो उसको भी पकड़ के जान से मारने वाला होता है। लेकिन तभी डॉक्टर खुद को बचाने के लिए एक ज़ॉम्बी को बुलाता है, जो टाइटन का ध्यान बटा के डॉक्टर को बचने में हेल्प कर देता है, लेकिन बेचारा खुद टाइटन ड्रिलमैन के गुस्से का शिकार हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं प्लेन का नजारा, जहां कैमरा रेस ने कुछ स्पीकर्स को रेस्क्यू करके लाया था। कैमरा फिर से स्पीकर्स के साथ दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन स्पीकर कहता है कि कैमरास ने स्पीकर्स को पहले धोखा दिया और अब दोस्ती करना चाहते हैं। बाय द वे कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं कि कैमरास ने कभी धोखा नहीं दिया, वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। खैर यहाँ पे स्पीकर वुमेन कहती है कि लड़ाई करके फायदा नहीं है, हमने भी कैमरास को काफी तकलीफ दी है, लेकिन ये फिर भी हमारी मदद कर रहे हैं। और इतने में ही बगल में बैठे स्पीकर अजीब हरकतें करने लगता है, और जैसे ही उसे पूछते हैं कि तू ठीक तो है ना, वो एक ज़ॉम्बी बन जाता है और साथ में बाकी कुछ मेंबर्स भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं, जिसकी वजह से सारी जगह अफरा तफरी मच जाती है। और उसी अफरा तफरी में प्लेन के पीछे का गेटवे खुल जाता है और धीरे धीरे सारा सामान प्लेन से बाहर गिरने लगता है। कैमरामैन ज़ॉम्बी से बचते हुए अंदर की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर एक कैरियर में फंस जाता है, जिसकी वजह से कैमरामैन भी सामान के साथ साथ प्लेन से बाहर उड़ जाता है। और ये प्लेन से गिरने वाला सीन को देखकर मुझे तो अनचार्टेड की याद आ गई। बस अनचार्टेड में हीरो के पास जेट पैक नहीं था, जिस जेट पैक को इस्तेमाल करके कैमरामैन गिरने से बच जाता है और प्लेन में वापस आ जाता है। लेकिन भाई की किस्मत ही बेकार है, सामने से एक और कैरियर इसके मुंह पे लगता है और कैमरामैन फिर से नीचे गिरने लगता है। इस टक्कर की वजह से कैमरामैन का जेट पैक अलग हो जाता है और एपिसोड 45 में हम देखते हैं इसे जेट पैक लेने की कोशिश करते
करते हुए, जो कि ये ले तो लेता है लेकिन जेट पैक टूटा हुआ है, इसीलिए ये जेट पैक को ज़ॉम्बी के मुंह पे मारता है और खुद एक कैरियर की तरफ बढ़ता है ताकि कैरियर को एक्टिवेट करके उसमें बैठ सके। लेकिन यहाँ पर एक ज़ॉम्बी इसको डिस्टर्ब करने आ जाता है, जिसको कैमरामैन लात मार के जल्दी से कैरियर में घुस जाता है और सही टाइम पे ये जमीन पे गिरता है। कुछ ही सेकंड्स बाद यहाँ स्पीकर भी अपना कैरियर लेके आ जाता है, जो कि साथ लड़ने से पहले थम्स अप करता है, यानी ये अब दोस्त बन चुका है। और फिर दोनों शुरू हो जाते हैं आसपास मौजूद सभी ज़ॉम्बीज को मारने के लिए। लेकिन तभी हम नोटिस करते हैं कि कुछ ज़ॉम्बीज ग्लिच होके एग्जिस्टेंस से खत्म हो जा रहे हैं। स्पीकर कहता है ये टेक्नोलॉजी हमारे पास तो नहीं है भाई। और तभी यहाँ आता है ज़ॉम्बी लार्ज स्पीकर मैन। लेकिन इट्स ओके, हमारे हीरोज इससे डरते थोड़े ना है, बल्कि कपड़े की तरह धोना शुरू कर देते हैं। और तभी यहाँ एंट्री होती है ज़ॉम्बी साइंटिस्ट की, जो देखने में बिल्कुल स्कॉर्पियन जैसा लग रहा था। दूसरे सीन में हम टाइटन कैमरामैन को सायरन टाइटन के फटे हुए शरीर के पास देखते हैं और टाइटन कैमरामैन के हाथों में होता है एक कोर, जो कि बेयरली वर्किंग था, यानी शायद सायरन टाइटन को फिर से जिंदा करा जा सकता है। एपिसोड 46 में कैमरामैन और स्पीकर मैन अपने कैरियर के साथ ही इस केकड़े से छुपने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी कैमरा के पीछे एक ज़ॉम्बी आने लगता है, जिसको मारने के लिए स्पीकर को फायर करना ही पड़ता है। और इस फायरिंग की वजह से केकड़े को पता चल जाता है कि यहाँ पे अलायंस के मेंबर्स मौजूद है। ये लोग अपनी लोकेशन तो चेंज कर लेते हैं, लेकिन केकड़ा इन्हें आसानी से नहीं जाने देने वाला। इसीलिए केकड़ा एक मिनियन को डिप्लॉय करता है, जो अलायंस मेंबर्स को ढूंढना शुरू करता है। तभी अचानक से कोई साइंटिस्ट ज़ॉम्बी के ऊपर गोली चला देता है, जिस गोली के लगते ही इसकी उंगली ग्लिच होने लगती है। ये वापस फायर करता है, लेकिन निशाना चूक जाता है। दूसरी तरफ स्पीकर कैमरा से कहता है कि तू जा और ये देख कि वो गोली कौन चला रहा है, तब तक मैं इस ज़ॉम्बी को संभालता हूँ। और फिर होती है इनके बीच तगड़ी लड़ाई, जहाँ स्पीकर अपनी मूवमेंट्स का शो ऑफ करते हुए पहले इस ज़ॉम्बी के हाथ को दीवार पे पिन करता है और फिर उड़ते हुए जोरदार पंचेस मारता है। लेकिन इन दी एंड ये ज़ॉम्बी अपना हाथ छुड़ा लेता है और पिन करने वाला पोल सीधा स्पीकर के कैरियर में लगता है। दूसरी तरफ कैमरा जैसे ही फायरिंग स्पॉट पर आता है, वैसे ही जो फायरिंग कर रहा था वो एक पोर्टल बना के भाग जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली केकड़ा इसे देख लेता है, जिसकी वजह से इसे अपने कैरियर से एग्जिट मारना पड़ता है। तभी यहाँ आती है महारानी और टाइटन कैमरामैन, जिसके बाद एपिसोड 47 में ज़ॉम्बी साइंटिस्ट इन दोनों के पीछे अपने मिनियंस छोड़ देता है, जो इन दोनों का पीछा करते हैं ताकि इन पे अटैच होके एक्सप्लोड हो सके। टाइटन कैमरामैन बचने की काफी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी एक मिनियन इसके जेट पैक पे चिपक कर फट जाता है, जिसके बाद एक दूसरा मिनियन महारानी के माथे चिपक जाता है और काफी कोशिश करने पर भी नहीं हटता। महारानी ने ऑलमोस्ट हार मान ही ली थी, लेकिन तभी कोई इस मिनियन को चाकू मार के इसे डीएक्टिवेट कर देता है। एंड वेल गेस हुज बैक, हमारा चहीता जी मैन वापिस आ चुका है, जो कि साइंटिस्ट ज़ॉम्बी को सैबोटाज करके उसके हाथों में एक एक्सप्लोजिव फोड़ देता है और फिर कैमरामैन को एक जेट पैक और एंटीडोट गन पकड़ा देता है ताकि कैमरामैन साइंटिस्ट को हील कर सके, जिसमें सिर्फ 3 गोलियां होती है और पहली गोली बस कुछ इंच के हिसाब से मिस हो जाती है, वरना बाकी तो हम देख ही लेते हैं कि ये एंटीडोट काम कैसे करता है। जिसके बाद ज़ॉम्बी से लड़ते हुए टाइटन कैमरामैन का एक हाथ डैमेज होके ऑलमोस्ट यूजलेस हो जाता है, बट फिर भी ये सब मिलके काम करते हैं और ज़ॉम्बी साइंटिस्ट को होल्ड करके एक और बार फायर करते हैं। लेकिन दूसरी गोली भी इसके जबड़े की वजह से मिस हो जाती है। आखिर में जी मैन को आता है गुस्सा और वो इस ज़ॉम्बी का जबड़ा ही तोड़ देता है और फाइनली लास्ट गोली सीधा अपने टारगेट को लग जाती है और इसकी बड़ी साइंटिस्ट बिल्कुल ठीक हो जाता है। बट इन दी एंड यहाँ आता है प्लेग और सरप्राइजिंगली अपने आप को सरेंडर कर लेता है। जिसके बाद एपिसोड 48 में हम देखते हैं कि प्लेग को एक प्लेन में बैठाकर हेडक्वार्टर्स की तरफ ले जाया जा रहा है, जहां ये कैमरामैन को देखता है और कैमरामैन को फिर से कुछ अजीब सा लगने लगता है। खैर ये सभी प्लेग को लेकर बेस पहुंचते हैं, जहां प्लेग की नजर कुछ इम्पोर्टेंट सामानों पर पड़ती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि रेड्डी भाई खुद प्लेग से बात करने आते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि रेड्डी भाई और प्लेग दोनों एक समय पर दोस्त हुआ करते
थे, लेकिन उनके रास्ते बदले और रास्ते पर चलने के तरीके भी, जिसके बाद प्लेग अलायंस मेंबर्स को गैसलाइट करने की कोशिश करता है ताकि वो सब रेड्डी भाई पे शक करने लगे, लेकिन रेड्डी भाई बातों को समहाउ मैनेज कर लेते हैं। बट यहाँ पर कुछ ऐसा है जो मैनेज नहीं हो पाता, मिनी टाइटन की सैनिटी, क्योंकि प्लेग यहाँ पे इसको कंट्रोल करने लगता है, जिसकी वजह से ये अपने ही दोस्तों को जान से मार देता है। और तभी हेडक्वार्टर्स के ऊपर ज़ॉम्बीज की पूरी आबादी हमला करके डिफेंस सिस्टम को ब्रीच करके सीधा बेस के अंदर घुस जाती है। और एक छोटी सी क्लिप में हम देखते हैं टाइटन टीवी ज़ॉम्बी और उसके चमचे को, जिसके बाद प्लेग मिनी टाइटन को अपने साथ ले जा लेता है और एनर्जी कोर को चुराने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है और एपिसोड खत्म। एपिसोड 49 में कैमरामैन को होश आता है और उसके दिमाग में फ्लैशबैक्स आने लगते हैं उन सभी चीजों के जो उसने अनजाने में करी थी। तभी वो आसपास देखता है और खुद को एक गुफा में पाता है। कंफ्यूज्ड कैमरामैन बाहर की तरफ जाता है जहां इसका सामना ज़ॉम्बीज के झुंड से हो जाता है। इससे पहले कि यहाँ लड़ाई शुरू होती, एक सीटी की आवाज आती है और ये ज़ॉम्बीज शांत हो जाते हैं, क्योंकि ये सब प्लेग के इशारों पे काम करते हैं। और जैसे ही कैमरा रियलाइज करता है कि प्लेग ने उसका गलत इस्तेमाल करा, वो प्लेग पे हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इसको नैनोबॉट्स का एक झुंड जगड़ लेता है और प्लेग इसे बताता है कि कैमरा को अलायंस यूज कर रही है और प्लेग सिर्फ मदद करना चाहता है, जिसको जानने के लिए कैमरा चाहे तो कोर की मेमोरीज को एक्सेस करके देख सकता है। यहाँ और कोई ऑप्शन ही नहीं था, इसीलिए कैमरामैन मजबूरी में कोर को छू लेता है, जिसके बाद उसे दिखता है एक साइंटिस्ट जिसने टोटल 4 कोर्स को क्रिएट करा था और इस लेबोरेटरी में शायद ह्यूमन मेमोरीज को कैमरामैन में ट्रांसफर किया जा रहा था। और इस कैमरामैन का इंसानी नाम डेव था, लेकिन अपनी मेमोरीज को डायरेक्ट कैमरा चिप में ट्रांसफर नहीं करना चाहता था, इसीलिए कुछ जरूरी जानकारी उसने कोर में डाल दी। और प्लेग को ऐसा लगता है जैसे डेव इन यादों को देखकर प्लेग का साथ देगा, लेकिन डेव एक नकली हैंडशेक करता है और कोर्स को दबाकर उनकी एनर्जी प्लेग के ऊपर इस्तेमाल कर देता है। लेकिन बीच में टीवी ज़ॉम्बी प्लेग को बचा लेता है, जिसकी वजह से कैमरामैन के पास सिर्फ भागने का ऑप्शन बचता है और प्लेग अपनी पूरी ज़ॉम्बी आर्मी को कैमरामैन के पीछे छोड़ देता है। बट कैमरा भाई का स्वैग ही अलग है, ये बंदा अकेला ही ज़ॉम्बीज की भीड़ को हैंडल करने लगता है। वो बात अलग है, थोड़ी देर में एक ज़ॉम्बी इसके ऊपर हमला कर देता है, बट इससे पहले कि ज़ॉम्बी इसे काटता, ये अपना हाथ दिखाकर उस ज़ॉम्बी को रोक देता है और सडनली सारे ज़ॉम्बीज इनएक्टिव हो जाते हैं, मानो कैमरामैन यहाँ पर है ही नहीं। वेल, कैमरामैन को एक तरह से कैमोफ्लाज यूज करना आ गया, जिसको यूज करके ज़ॉम्बीज को लगेगा कि कैमरामैन भी एक ज़ॉम्बी है और वो हमला नहीं करेंगे। कैमरा इन ज़ॉम्बीज के बीचों बीच से निकलता है अपने हेडक्वार्टर्स की तरफ, लेकिन हेडक्वार्टर्स में बेचारे कैमरामैन को एक गद्दार घोषित कर दिया गया है और मिलिट्री म्यूटेंट यहाँ पर भी हाजिर हो चुका है। एपिसोड 50 शुरू होता है प्लंजर को दिखाकर, जहाँ प्लेग आता है और कहता है कि वो सिर्फ मदद करना चाहता था और इतना कहकर ज़ॉम्बीज के झुंड को प्लंजर की तरफ भेज देता है। बट इसके पास भी प्लेग की पावर्स का एक हिस्सा है, जिसको इस्तेमाल करके ये ज़ॉम्बीज के झुंड को डाइवर्ट कर देता है, जिसके बाद प्लेग खुद प्लंजर को पकड़कर उसे मारने लगता है और हवा में ही उड़ते उड़ते ये एक चट्टान से टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से प्लंजर के हाथों से स्टोन्स गिर जाते हैं और ये दोनों ही स्टोन्स को लेने की कोशिश करते हैं। बट पहले स्टोन्स प्लंजर के हाथ आ जाते हैं, जिनको यूज करके ये प्लेग से लड़ता है और लड़ते लड़ते इसकी पावर्स भी चुराने लगता है। साथ में क्योंकि ये स्टोन्स यूज कर रहा है तो इसके पास डेव की मेमोरीज भी आ रही है, इंक्लूडिंग उसकी मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स, जिन्हें यूज करके प्लंजर प्लेग को जमीन पे पिन कर देता है। लेकिन लड़ाई और बढ़ने से पहले ही यहाँ पे एक पोर्टल बन जाता है, जिसमें से बाहर आती है डिलीट रेस। ये रेस मल्टीवर्स को देखती रहती है और किसी भी गलती को मिटा देती है और इनका कहना है कि ये वाला यूनिवर्स एक गलती है और ये हर गलती को मिटा देंगे। और रही बात प्लेग डॉक्टर की, तो उसके लिए ये एक और पोर्टल बनाते हैं, जिसमें से बाहर आती है SCP स्क्वाड, बिकॉज इन दी एंड प्लेग डॉक्टर है तो SCP ही। और आखिरी सीन में हम देखते हैं सायरन टाइटन का शरीर, जिसको वापस जोड़ने की कोशिश की जा रही है, यानी हमें सायरन एक्शन में फिर से दिखने वाला है।